प्रिय भक्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की यह पावन कथा अवश्य सुने। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे सभी संकट दूर होने लगते हैं। घर की अशांति समाप्त होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, मन का भय मिटता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन से दुख, चिंता, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करके शुभ मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति कर्ज, रोग, मानसिक तनाव, परिवार के क्लेश, व्यापार की हानि, नौकरी की रुकावट या जीवन की कठिनाइयों से घिरा हो, उसे यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा के श्रवण से मन को धैर्य, बुद्धि को स्थिरता, हृदय को शांति और कर्मों में सफलता मिलने लगती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, बस सच्चे मन से उनका स्मरण करना चाहिए। यह कथा भक्त धरणीधर के जीवन की है, जिसने अनेक संकट, अपमान, भय और कठिन परीक्षाएं देखी, पर गुरुवार व्रत, नियम, सेवा और श्रीहरि विष्णु की कृपा से उसके जीवन से सभी दुख दूर हो गए। जहां चिंता थी वहां शांति आई, जहां अभाव था वहां समृद्धि आई, जहां बाधाएं थीं वहां सफलता मिली। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और प्रेम से साथ मिलकर भक्त धरणीधर और भगवान श्रीहरि विष्णु की यह मंगलमयी कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। भाग 1। राजवैद्य। धरणीधर का वैभवपूर्ण जीवन। भीतर छिपी बेचैनी, सम्मान के बीच बढ़ते संकट और भगवान विष्णु की शरण का प्रथम संकेत। भक्त धरणीधर एक विशाल और समृद्ध राज्य के प्रसिद्ध राजवैद्य थे। दूर दूर तक उनका नाम आदर से लिया जाता था। वे औषधि विद्या, जड़ी बूटियों के ज्ञान, रोग पहचानने की कला और शांत स्वभाव के कारण पूरे राज्य में सम्मानित थे। राजा स्वयं उन पर विश्वास करते थे और राज परिवार का उपचार भी धरणीधर ही करते थे। राजमहल से लेकर सामान्य नगरवासियों तक हर कोई कहता था कि धरणीधर के हाथों में उपचार की अद्भुत शक्ति है। रोगी उनके पास आता तो आशा लेकर लौटता। उनकी वाणी में धैर्य था, व्यवहार में विनम्रता थी और ज्ञान में गहराई थी। धन, मान, प्रतिष्ठा और सुविधा सब कुछ उनके पास था, परंतु जो बाहर से चमकता है वह भीतर से हमेशा शांत हो, यह आवश्यक नहीं। धरणीधर के जीवन में भी यही सत्य था। बाहर सम्मान था, भीतर बेचैनी। बाहर समृद्धि थी, भीतर शून्यता। बाहर मुस्कान थी, दिन भर रोगियों की भीड़ लगी रहती। सुबह से रात तक वे किसी न किसी के उपचार में लगे रहते। राजमहल से बुलावा आता, फिर नगर के धनी व्यापारी, फिर सैनिक, फिर साधारण लोग। उनका समय किसी और का था, अपना नहीं। धीरे धीरे वे स्वयं को भूलने लगे थे। घर लौटते तो परिवार उनकी प्रतीक्षा करता, पर वे थके हुए होते। पत्नी कुछ कहना चाहती, पर वे सुन न पाते। पुत्र उनसे मार्गदर्शन चाहते, पर वे व्यस्त रहते। घर में सब कुछ था, पर अपनापन घटने लगा था। पत्नी कई बार कहती, आप सबका दुख दूर करते हैं, पर अपने घर का सुख क्यों दूर होता जा रहा है? धरणीधर यह सुनकर मौन हो जाते। उन्हें उत्तर नहीं सूझता। धीरे धीरे घर में कटुता बढ़ने लगी। बच्चों को लगता कि पिता को समय नहीं। पत्नी को लगता कि परिवार से अधिक राज्य महत्वपूर्ण है। सेवक भी घर के बदलते वातावरण को समझने लगे थे। उधर धरणीधर के मन में एक और पीड़ा थी। वे अनेक रोगियों का उपचार करते, पर कुछ रोग ऐसे होते जो धन या औषधि से नहीं जाते। कोई चिंता से टूट रहा था, कोई लोभ से, कोई भय से, कोई परिवार के कलह से। वे सोचते, मैं शरीर का उपचार कर सकता हूं, पर मन का नहीं। यही विचार उन्हें भीतर से विचलित करता। कुछ समय बाद स्वयं धरणीधर का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। अनियमित भोजन, कम विश्राम और लगातार चिंता के कारण उन्हें सिरदर्द रहने लगा। नींद कम हो गई। रात को देर तक जागते रहते। मन शांत नहीं रहता। राजमहल में भी नई जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। राजा के कुछ विशेष कार्य भी उन्हीं पर आ गए थे। अब वे वैद्य कम बोझ से दबा हुआ व्यक्ति अधिक लगने लगे थे। एक दिन राजसभा से लौटते समय उन्होंने देखा कि नगर के मार्ग पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसके पास धन नहीं था,
पर चेहरा शांत था। वह प्रसन्न भाव से भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। धरणीधर कुछ क्षण रुक गए। उन्होंने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन व्याकुल है। इसके पास कुछ नहीं, फिर भी यह शांत है। यह दृश्य उनके मन में उतर गया। उस रात वे घर लौटे, पर भोजन में मन नहीं लगा। पत्नी ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, आज पहली बार लगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, पर जीवन का मूल नहीं जानता। पत्नी ने आश्चर्य से देखा। यह वही धरणीधर थे जो हमेशा कार्य की बातें करते थे। रात्रि गहरी हुई, सब सो गए, पर धरणीधर जागते रहे। वे आंगन में बैठे आकाश देखने लगे। वर्षों बाद उन्होंने अपने भीतर की थकान को महसूस किया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि आप कहीं हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए। मैंने सबका उपचार किया, पर अपना जीवन नहीं समझ पाया। अगली सुबह उन्होंने पहली बार अपने घर को ध्यान से देखा। भव्य भवन था, पर शांति कम थी। भोजन उत्तम था, पर साथ बैठकर खाने का समय नहीं। धन बहुत था, पर संतोष नहीं। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब जीवन केवल धन और प्रतिष्ठा के पीछे नहीं चलेगा। वे कुछ बदलेंगे। उन्होंने अपने औषधि कक्ष को व्यवस्थित कराया, समय बांटा, अनावश्यक बुलावों को कम किया और घर लौटने का निश्चित समय बनाया। यह छोटा कदम था, पर उनके जीवन का पहला परिवर्तन था। फिर उन्होंने गुरुवार के दिन प्रातः स्नान किया, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए, घर को साफ कराया और शांत मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्हें विधि पूरी तरह ज्ञात नहीं थी, पर भाव सच्चा था। उन्होंने कहा, हे श्रीहरि, यदि आप पालनहार हैं तो मेरे जीवन को भी संभाल लीजिए। मैं बाहर सफल हूं, भीतर हार चुका हूं। यह उनके जीवन की नई यात्रा का आरंभ था। उन्हें उस समय पता नहीं था कि यही छोटा गुरुवार स्मरण आगे चलकर उनके जीवन से एक एक संकट दूर करेगा, परिवार में सुख लौट आएगा, मन को शांति देगा और उन्हें ऐसा संतोष देगा जो किसी राज सम्मान से बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले उन्हें अनेक परीक्षाओं से गुजरना था। भाग 2, धन होते हुए भी घर में अशांति, राजमहल की बढ़ती जिम्मेदारियां, मन का टूटना और गुरुवार व्रत की ओर धरणीधर का पहला दृढ़ कदम। भक्त धरणीधर ने अपने जीवन में पहली बार स्वीकार किया था कि बाहरी वैभव से भीतर की शांति नहीं मिलती। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करके उनके मन को थोड़ी शांति अवश्य मिली, पर जीवन की उलझनें अभी भी वैसी ही थीं। संकट केवल समझ लेने से समाप्त नहीं होते, उन्हें धैर्य और नियम से दूर करना पड़ता है। धरणीधर का घर अभी भी भीतर से बिखरा हुआ था। विशाल भवन, अनेक सेवक, भरा हुआ अन्न भंडार, धन से भरे कक्ष और सम्मानित नाम, सब कुछ होते हुए भी घर का वातावरण सूना था। परिवार के लोग साथ रहते थे, पर मन से दूर होते जा रहे थे। पत्नी के मन में वर्षों का संचित दुहक था। उसे लगता था कि धरणीधर ने घर को केवल रहने का स्थान समझा, परिवार को समय नहीं दिया। पुत्र बड़े हो रहे थे, पर पिता का स्नेह कम मिला था। वे पिता का आदर करते थे, पर निकटता नहीं थी। एक संध्या भोजन के समय बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, आप नगर के हर रोगी को समय देते हैं, पर हमें कब देंगे? यह सुनकर धरणीधर कुछ क्षण मौन रह गए। शब्द जैसे गले में अटक गए। पत्नी ने भी धीमे स्वर में कहा, घर के घाव औषधि से नहीं, साथ से भरते हैं। उस दिन भोजन अधूरा रह गया। धरणीधर अपने कक्ष में चले गए। उन्हें लगा जैसे वर्षों से जो सत्य वे टालते आए थे, आज सामने खड़ा है। उधर राजमहल की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। राजा वृद्ध होने लगे थे। राज परिवार में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही थीं। सैनिकों के उपचार के लिए अलग व्यवस्था चाहिए थी और पड़ोसी राज्यों से आने वाले अतिथियों के कारण महल में लगातार बुलावा रहता था। धरणीधर सुबह निकलते और देर रात लौटते। कभी भोजन समय पर नहीं, कभी विश्राम नहीं, कभी मन शांत नहीं। धीरे धीरे उनका स्वभाव भी बदलने लगा। पहले वे धैर्य से सुनते थे, अब छोटी बात पर चिड़चिड़े हो जाते। पहले रोगियों को सांत्वना देते थे, अब जल्दी में उपचार कर आगे बढ़ जाते।
एक दिन उनके पुराने सेवक ने धीरे से कहा, स्वामी, शरीर थकने से पहले मन थक गया है। धरणीधर ने पहली बार किसी सेवक की बात ध्यान से सुनी। उन्हें लगा कि यह सत्य है। उसी रात उन्हें नींद नहीं आई। सिर भारी था, मन व्याकुल था। वे उठकर आंगन में चले गए। चंद्रमा की शीतल रोशनी फैली थी, पर उनके भीतर अशांति थी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन को काम में लगा दिया, पर जीना भूल गया। अगले दिन गुरुवार था। इस बार उन्होंने केवल स्मरण नहीं किया, बल्कि नियम पूर्वक दिन बिताने का निश्चय किया। प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान किया, पीले स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर के मुख्य आंगन और पूजा स्थान की सफाई करवाई। स्वयं भी कुछ समय तक शांत बैठे रहे। उन्होंने परिवार से कहा कि आज घर में कटु वचन नहीं बोला जाएगा, भोजन सात्विक बनेगा, किसी सेवक पर क्रोध नहीं किया जाएगा और संध्या समय सब एक साथ बैठेंगे। पत्नी ने आश्चर्य से देखा, पुत्र भी चुप रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि पिता में यह परिवर्तन कैसे आया। धरणीधर ने भगवान विष्णु के सामने बैठकर फोल्डेड हैंड्स कहा, हे श्रीहरि, मुझे धन मिला, ज्ञान मिला, मान मिला, पर बुद्धि नहीं मिली कि इन्हें कैसे संभालूं। अब मुझे मार्ग दीजिए। उन्होंने कुछ समय मौन रहकर नामस्मरण किया। उस दिन पहली बार उन्हें भीतर से हल्कापन महसूस हुआ। दिन भर उन्होंने रोगियों को भी शांत मन से देखा, जल्दी नहीं की, प्रत्येक से नम्रता से बात की। कई रोगियों ने कहा, आज आपका चेहरा पहले से शांत लग रहा है। संध्या समय वे समय पर घर लौट आए। यह घटना ही परिवार के लिए नई थी। सब लोग एक साथ बैठे। पहले मौन रहा, फिर धरणीधर ने स्वयं कहा, मैंने वर्षों तक घर की उपेक्षा की। यदि मेरे कारण किसी को दुख हुआ है तो मैं बदलना चाहता हूं। पत्नी की आंखें भर आईं। पुत्रों ने पहली बार पिता को इस रूप में देखा। उस दिन बहुत देर तक घर में बातचीत हुई। पुराने दुहक खुले, शिकायतें सामने आईं और पहली बार उन्हें सुनने वाला व्यक्ति भी उपस्थित था। यह एक साधारण संध्या नहीं थी। यही उनके घर की चिकित्सा का पहला दिन था। उधर राजमहल में कुछ लोग धरणीधर के बदलते समय नियम से असंतुष्ट होने लगे। जो लोग हर समय उन्हें बुला लेते थे, अब उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। कुछ दरबारी सोचने लगे कि धरणीधर अब पहले जैसे उपलब्ध नहीं रहे। धरणीधर जानते थे कि सीमा बांधने से कुछ लोग असंतुष्ट होंगे, पर अब वे समझ चुके थे कि जो व्यक्ति सबको प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह स्वयं टूट जाता है। उन्होंने अपने कार्य का नया विधान बनाया। आपातकाल में तुरंत सेवा, सामान्य कार्य निश्चित समय पर, परिवार के समय में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं, भोजन समय पर, सप्ताह में एक दिन विश्राम और पूजा। धीरे धीरे इसका असर होने लगा। उनका सिर दर्द कम हुआ, नींद थोड़ी बेहतर हुई, परिवार का व्यवहार नरम होने लगा। पर संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। दरबार में कुछ लोग उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा से पहले ही जलते थे। अब उनके नए नियमों को आधार बनाकर विरोध करने की तैयारी होने लगी। धरणीधर को इसका आभास नहीं था। वे तो केवल जीवन सुधारने में लगे थे, लेकिन यही परिवर्तन कुछ लोगों को असहज कर रहा था। और शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला था जब उनकी प्रतिष्ठा पर सीधा आघात किया जाएगा। भाग 3, गुरुवार व्रत की शक्ति, झूठे आरोपों की जांच, विश्वास की डगमगाती दीवारें और धरणीधर का सत्य के लिए पहला महान संघर्ष। भक्त धरणीधर के जीवन में अब वह समय आ गया था जब उन्हें केवल अपने भीतर के दोषों से नहीं, बाहर के अन्याय से भी सामना करना था। औषधि भंडार से दुर्लभ द्रव्यों की कमी का समाचार पूरे राजमहल में फैल चुका था। कुछ लोग मौन थे, कुछ हैरान थे और कुछ ऐसे भी थे जो भीतर ही भीतर प्रसन्न थे कि अब धरणीधर की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचेगी। धरणीधर के लिए यह केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं था, यह उनके जीवन भर की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न था। वर्षों से उन्होंने औषधि को सेवा माना था, कभी लाभ का साधन नहीं। अब उन्हीं पर संदेह की छाया पड़ रही थी। उस दिन वे राजमहल पहुंचे तो वातावरण पहले जैसा नहीं था। जो सेवक पहले आदर से प्रणाम करते थे,
जब अनजिकौर तैया वे अब संकोच में थे। कुछ दरबारी धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। कई लोग उनकी ओर देखकर चुप हो जाते। धरणीधर ने यह सब देखा पर मौन रहे। राजा ने उन्हें सभा में बुलाया। स्वर कठोर नहीं था पर गंभीर अवश्य था। धरणीधर, राजा बोले, भंडार में कमी पाई गई है। तुम वर्षों से विश्वसनीय रहे हो, इसलिए पहले तुम्ही से उत्तर चाहता हूं। धरणीधर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वसीयम से नौसिवम माया, मैं निर्दोष हूं, पर केवल वचन से सत्य सिद्ध नहीं होता, जांच होनी चाहिए। सभा में हलचल हुई। कुछ लोगों को लगा कि वे डर जाएंगे, पर वे स्वयं जांच मांग रहे थे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि 3 दिन में पूरी जांच होगी। भंडार के लेख, पहरेदारों के बयान, प्रवेश रजिस्टर और पुराने हिसाब सब देखे जाएंगे। धरणीधर घर लौटे तो परिवार चिंतित था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब समय है कि सत्य स्वयं बोले। पत्नी ने कहा, आप टूटे हुए लग रहे हैं। धरणीधर ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, मनुष्य जब निर्दोष होकर भी कटघरे में खड़ा होता है तब भीतर बहुत कुछ हिल जाता है। उस रात वे देर तक जागते रहे। फिर उन्होंने स्वयं को संभाला। अगले दिन गुरुवार था। प्रातःकाल वे जल्दी उठे, स्नान किया, पीले स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को जल से शुद्ध कराया। घर में कहा कि आज किसी पर क्रोध नहीं होगा, कोई कटु वचन नहीं बोलेगा और भोजन सादा रहेगा। फिर वे भगवान विष्णु के सामने बैठे। उन्होंने कहा, हे श्री हरि, यदि यह परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि यह अन्याय है तो मुझे सत्य तक पहुंचाइए। यदि यह मेरे अहंकार को तोड़ने आया है तो मुझे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। कुछ देर मौन बैठे रहने के बाद उनका मन स्थिर होने लगा। उस दिन उन्होंने भय में समय नष्ट नहीं किया, सीधे औषधि भंडार पहुंचे। उन्होंने एक एक पात्र देखा, कौन सी जड़ी कब आई, किस द्रव्य का कितना उपयोग हुआ, किन दिनों में अधिक मांग हुई, किन सेवकों ने हस्ताक्षर किए, सबका लेखा मंगवाया। उन्हें जल्दी ही एक विचित्र बात समझ आई। कमी केवल उन्हीं वस्तुओं में थी जो महंगी थीं और जिनका उपयोग कम होता था। साधारण औषधियां पूर्ण थीं। इसका अर्थ था कि यह साधारण भूल नहीं, सोची समझी चोरी थी। उन्होंने पहरेदारों से अलग अलग प्रश्न किए। कुछ उत्तर मिले, कुछ टाले गए। एक युवा सेवक घबराया हुआ दिखा। धरणीधर ने उसे अलग बुलाया और शांत स्वर में कहा, यदि सत्य कहोगे तो मैं तुम्हें बचाने का प्रयास करूंगा। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। युवा सेवक रो पड़ा। उसने बताया कि कुछ दरबारियों के आदेश पर रात में भंडार खुलवाया गया था। उससे कहा गया था कि यह राज कार्य है। उसे चुप रहने के लिए धन भी दिया गया। धरणीधर समझ गए कि षड्यंत्र गहरा है। उन्होंने सेवक का बयान लिखवाया, गवाह बुलाए, रजिस्टर में बदले गए निशान दिखवाए और भंडार की चाबी रखने वाले दूसरे कर्मचारी से भी पूछताछ की। अब उनके पास प्रमाण बनने लगे थे, पर भीतर एक और संघर्ष चल रहा था। वे सोच रहे थे, यदि मैं इन लोगों को उजागर करूंगा तो वे शत्रु बन जाएंगे, यदि चुप रहूंगा तो सत्य हार जाएगा। संध्या को घर लौटे तो पुत्र ने पूछा, पिताजी, क्या आप जीत जाएंगे? धरणीधर मुस्कुराए और बोले, यदि सत्य सिद्ध हो गया तो जीत मेरी नहीं होगी। अगले दिन जांच सभा लगी। राजा, मंत्री, मुख्य दरबारी और भंडार अधिकारी उपस्थित थे। कुछ लोग आश्वस्त थे कि धरणीधर केवल सफाई देंगे। राजा ने कहा, धरणीधर, क्या कहना है? उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, कमी हुई है, पर यह मेरी चोरी नहीं, मेरे विश्वास पर हमला है। फिर उन्होंने एक एक प्रमाण सामने रखना शुरू किया। रजिस्टर के कटे हुए अंक, रात का अनधिकृत प्रवेश, युवा सेवक का बयान, चाबी के दुरुपयोग का संकेत और चोरी हुए द्रव्यों की सूची। सभा स्तब्ध रह गई। जिन दरबारियों ने षड्यंत्र रचा था उनके चेहरे उतर गए। राजा का स्वर कठोर हो उठा, नाम बताओ। धरणीधर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, महाराज,
नाम से अधिक व्यवस्था का दोष बड़ा है, पर जिन लोगों ने यह किया है वे उपस्थित हैं। फिर उन्होंने मेज के पश्चात दोषियों की ओर संकेत किया। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया। दोषियों से पद छीन लिए गए। युवा सेवक को सत्य बताने के कारण क्षमा मिली। राजा ने धरणीधर की ओर देखकर कहा, आज तुम्हारी ईमानदारी ही नहीं, तुम्हारा धैर्य भी सिद्ध हुआ है। धरणीधर ने सिर झुका लिया। वे जीत चुके थे, पर उनके भीतर कोई अहंकार नहीं था। उन्हें केवल यह अनुभव हो रहा था कि यदि गुरुवार के नियम, ईश्वर स्मरण और संयम न होते तो शायद वे भय में टूट जाते। घर लौटे तो परिवार की आंखों में गर्व था। पत्नी ने कहा, आज आपने केवल अपना नाम नहीं बचाया, सत्य का मान रखा है। धरणीधर ने उत्तर दिया, नहीं, आज मैंने सीखा है कि संकट में घबराने वाला व्यक्ति सत्य को भी कमजोर कर देता है। उस रात वर्षों बाद उन्हें गहरी नींद आई। पर यह तो केवल आरंभ था। अब राज्य में उनका मान और बढ़ने वाला था और साथ ही उनसे बड़ी जिम्मेदारियां भी जुड़ने वाली थीं। भाग 4। सत्य की विजय के बाद बढ़ता मान, ईर्ष्या की नई आग, राज्य पर आया रोग संकट और धरणीधर के जीवन की अगली महान परीक्षा। भक्त धरणीधर पर लगे झूठे आरोप समाप्त हो चुके थे। औषधि भंडार की चोरी का सत्य सबके सामने आ गया था। जिन्होंने षड्यंत्र रचा था वे दंडित हुए। राजसभा में धरणीधर की सत्यनिष्ठा, धैर्य और बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी। राजा ने खुले दरबार में कहा, जो व्यक्ति संकट में स्वयं को संभाले और सत्य सिद्ध करे, वही राज्य के लिए अमूल्य होता है। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग धरणीधर की ओर आदर से देखने लगे। परंतु धरणीधर के मन में इस विजय से गर्व नहीं, बल्कि गंभीरता आई। वे जानते थे कि जीवन में हर संकट मनुष्य को कुछ सिखाने आता है। इस घटना ने उन्हें सिखाया था कि प्रतिष्ठा केवल वर्षों में बनती है, पर संदेह एक क्षण में लग सकता है। अब उन्होंने अपने जीवन के नियम और मजबूत कर दिए। वे प्रातःकाल जल्दी उठते, स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करते, फिर दिन भर का कार्य आरंभ करते। गुरुवार के दिन विशेष संयम रखते। कटु वचन नहीं, असत्य नहीं, अनावश्यक क्रोध नहीं, सादा भोजन, सेवा और अन्नदान। धीरे धीरे उनका चेहरा शांत होने लगा। जो व्यक्ति पहले तनाव से थका हुआ दिखाई देता था, वही अब स्थिर और तेजस्वी लगने लगा। घर में भी परिवर्तन स्पष्ट था। पत्नी के मन का संदेह कम हो चुका था। पुत्र अब उनके निकट बैठते। भोजन कई बार साथ होने लगा। घर का वातावरण पहले से कहीं मधुर था। एक संध्या बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, आपने डरते हुए भी सत्य का साथ कैसे दिया? धरणीधर मुस्कुराए और बोले, डरता वही है जिसके पास खोने को कुछ हो, पर यदि सत्य ही सबसे बड़ा धन हो तो भय छोटा पड़ जाता है। उधर राजमहल में उनका मान पहले से बढ़ गया था। अब केवल रोग उपचार ही नहीं, कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भी उनसे राय ली जाने लगी। यह बात कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ को नहीं। कुछ पुराने दरबारी सोचते थे, अब धरणीधर केवल वैद्य नहीं रहे, प्रभावशाली व्यक्ति बनते जा रहे हैं। ईर्ष्या फिर जन्म लेने लगी, पर इस बार कोई खुला षड्यंत्र नहीं था। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कोई नया संकट आए, और वह संकट शीघ्र ही आए। ग्रीष्म ऋतु असामान्य रूप से लंबी चली। कुएं सूखने लगे। नगर के बाहर के तालाबों का जल घट गया। कई स्थानों पर गंदा पानी उपयोग होने लगा। कुछ ही दिनों में राज्य के अलग अलग भागों से पेट रोग, ज्वर और कमजोरी के समाचार आने लगे। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर रोग तेजी से फैलने लगा। नगर में भय फैल गया। बाजारों में भीड़ कम होने लगी। परिवार अपने घरों में रहने लगे। सैनिकों के शिविरों में भी बीमारी पहुंची। राजमहल में चिंता बढ़ गई। राजा ने तत्काल सभा बुलाई। मंत्री कर और सुरक्षा की बातें कर रहे थे, पर समस्या स्वास्थ्य की थी। अंत में राजा ने कहा, धरणीधर, अब राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है। धरणीधर ने स्थिति सुनी और तुरंत समझ गए कि यह साधारण रोग नहीं, फैलता हुआ जनसंकट है। उन्होंने कहा, महाराज,
केवल औषधि पर्याप्त नहीं होगी। जल, स्वच्छता, भोजन और अनुशासन चारों साथ चाहिए। राजा ने उन्हें पूर्ण अधिकार दिया कि वे जो उचित समझें करें। धरणीधर ने उसी दिन से कार्य आरंभ किया। उन्होंने राज्य को 4 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग में वैद्य, सहायक और लेखाधिकारी नियुक्त किए। कुओं की सफाई, जल उबालकर पीने का आदेश, बाजारों में स्वच्छता, बीमार व्यक्तियों को अलग रखने की व्यवस्था और औषधि वितरण केंद्र स्थापित किए गए। उन्होंने पहली बार राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी प्रणाली खड़ी कर दी। कुछ लोग नियमों से असंतुष्ट हुए। कोई कहता जल उबालना कठिन है, कोई कहता दुकान जल्दी बंद क्यों, कोई कहता बीमार को अलग रखना अपमान है। धरणीधर ने कठोरता नहीं, समझाइश का मार्ग चुना। वे स्वयं नगर में निकले, लोगों से बोले, सावधानी भय नहीं रक्षा है। उनकी वाणी में विश्वास था, इसलिए लोग मानने लगे। पर संकट गहरा था। राजमहल के एक प्रिय सैनिक प्रमुख भी बीमार पड़ गए। सैनिकों में भय फैल गया। यदि सेना कमजोर होती तो राज्य की सुरक्षा भी प्रभावित होती। धरणीधर स्वयं शिविर पहुंचे। उन्होंने सैनिकों को साहस दिया, स्वच्छता व्यवस्था सुधारी, पौष्टिक आहार का प्रबंध किया और बीमारों का उपचार किया। 3 दिन तक वे लगभग बिना विश्राम कार्य करते रहे। घर लौटे तो पत्नी ने देखा कि वे अत्यंत थके हुए हैं। उसने कहा, आप फिर स्वयं को भूल रहे हैं। धरणीधर बोले, यदि मैं विश्राम करूं और लोग पीड़ित रहें तो यह विश्राम मुझे शांति नहीं देगा। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, तब कम से कम भोजन और जल समय पर लीजिए। यह सुनकर वे मुस्कुराए। घर अब चिंता करता था, शिकायत नहीं। अगला गुरुवार आया। रोग संकट अभी भी था। धरणीधर ने फिर भी नियम नहीं छोड़ा। प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और कहा, हे पालनहार, मुझे ऐसा बल दीजिए कि सेवा करते हुए मैं थकूं नहीं और निर्णय लेते हुए भूल न करूं। उस दिन उन्होंने गरीब बस्तियों में अन्न और औषधि भी भिजवाई। वे जानते थे कि रोग केवल शरीर नहीं, अभाव से भी बढ़ता है। धीरे धीरे परिणाम आने लगे। जिन क्षेत्रों में नियमों का पालन हुआ, वहां रोग कम होने लगा, मृत्यु घटने लगी, लोग स्वस्थ होने लगे। राजा ने यह देखकर कहा, धरणीधर ने केवल रोग नहीं रोका, भय भी रोका है। लेकिन संकट अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। राजमहल के भीतर ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। यदि उन्हें कुछ हो जाता तो राज्य में भारी राजनीतिक हलचल मच सकती थी। संदेश तुरंत धरणीधर के पास पहुंचा। अब उनके सामने केवल चिकित्सा नहीं, राज्य की स्थिरता का प्रश्न भी खड़ा था। नई और अत्यंत कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। भाग 5, राजमहल का महासंकट, जीवन मरण की घड़ी, धरणीधर की अद्भुत बुद्धि, बढ़ता यश और भगवान विष्णु कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव। भक्त धरणीधर राज्य में फैले रोग संकट को संभाल ही रहे थे कि तभी राजमहल से अत्यंत गंभीर संदेश आया। राजा के ज्येष्ठ भ्राता, जो राज्य के वरिष्ठ सलाहकार और राजवंश के अत्यंत सम्मानित सदस्य थे, अचानक तीव्र ज्वर और दुर्बलता से अचेत हो गए थे। राजमहल में भय और घबराहट फैल गई थी। वे केवल परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि राज्य के अनेक निर्णयों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। यदि उनकी स्थिति बिगड़ती तो राज परिवार में शोक के साथ साथ दरबार में अस्थिरता भी आ सकती थी। संदेशवाहक हांफते हुए धरणीधर के पास पहुंचा और बोला, राजवैद्य जी, अभी तुरंत चलना होगा। धरणीधर ने विलंब नहीं किया। औषधि पात्र, जड़ी मिश्रण, नाड़ी परीक्षण सामग्री और 2 विश्वसनीय सहायकों को लेकर तुरंत राजमहल पहुंचे। महल का वातावरण भारी था। रानियां रो रही थीं, सेवक भयभीत थे, सैनिक चिंतित खड़े थे। राजा स्वयं कक्ष के बाहर चिंतित भाव से टहल रहे थे। धरणीधर को देखते ही राजा बोले, अब आशा तुम पर है। धरणीधर ने प्रणाम किया और भीतर गए। उन्होंने रोगी की नाड़ी देखी, नेत्रों की स्थिति देखी, शरीर का ताप जांचा, श्वास की गति पर ध्यान दिया
और समझ गए कि यह सामान्य ज्वर नहीं, दूषित जल और अत्यधिक कमजोरी से बढ़ा हुआ गंभीर संक्रमण है। यदि तुरंत सही उपचार न किया जाता तो स्थिति हाथ से निकल सकती थी। उन्होंने तत्काल कक्ष खाली कराया, केवल आवश्यक सेवक रखे, स्वच्छ जल मंगवाया, कपड़े बदले, शीतल पट्टियां रखवाईं, विशिष्ट औषधि तैयार की और हल्का काढ़ा बनवाया। फिर उन्होंने राजा से कहा, महाराज, भय कक्ष में रहेगा तो रोगी पर भी प्रभाव पड़ेगा, कृपया शांति रखी जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महल में अनावश्यक भीड़ ही हटे। पूरी रात धरणीधर वहीं रहे। वे हर थोड़ी देर में नाड़ी देखते, औषधि देते, ताप घटाते और सेवकों को निर्देश देते। रात्रि गहराती गई। बाहर सबकी सांसें थमी थीं। राजा कई बार पूछते, स्थिति कैसी है? धरणीधर कहते, आशा रखिए, अभी प्रयास चल रहा है। पर भीतर वे जानते थे कि यह अत्यंत कठिन घड़ी है। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे भगवान विष्णु, मैं अपना ज्ञान लगा चुका हूं, अब कृपा आपकी चाहिए। फिर वे उठे और अंतिम औषधि मात्रा दी। कुछ समय बाद रोगी की श्वास स्थिर होने लगी। ताप धीरे धीरे कम हुआ। नाड़ी पहले से संतुलित हुई। प्रातःकाल तक चेतना के संकेत आने लगे। जब रोगी ने धीरे से नेत्र खोले तो पूरे महल में राहत की लहर दौड़ गई। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धरणीधर का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने केवल एक जीवन नहीं बचाया, पूरे राजघराने का सहारा बचाया है। धरणीधर ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, महाराज, यह उपचार मेरा था, पर जीवन रक्षा ईश्वर की इच्छा से हुई। यह बात पूरे महल में फैल गई। राज्य भर में चर्चा होने लगी कि जब सब आशा छोड़ चुके थे, तब धरणीधर ने प्राण बचा लिए। जनता का विश्वास और बढ़ गया। उधर रोग संकट भी धीरे धीरे कम होने लगा था। जिन क्षेत्रों में उन्होंने स्वच्छता और जल नियम लागू किए थे, वहां रोग नियंत्रण में आ चुका था। राजा ने विशेष सभा बुलाई। सभा में मंत्री, सेनापति, राज परिवार और प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। राजा ने कहा, धरणीधर ने बुद्धि से रोग रोका, धैर्य से भय रोका और सेवा से जीवन बचाया। राज्य इनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। फिर उन्हें स्वर्ण मुद्राएं, रेशमी वस्त्र और विशेष सम्मान देने की घोषणा हुई। सभा तालियों से गूंज उठी। पर धरणीधर ने विनम्र स्वर में कहा, यदि अनुमति हो तो इस पुरस्कार का एक भाग रोगग्रस्त गरीबों की सहायता में लगाया जाए। सभा कुछ क्षण मौन रह गई। राजा मुस्कुराए, इसीलिए तुम महान हो। पुरस्कार का बड़ा भाग अन्न, औषधि और स्वच्छ जल व्यवस्था में लगा दिया गया। जनता और भी प्रभावित हुई। घर लौटे तो पत्नी ने कहा, अब पूरा राज्य आपका सम्मान करता है। धरणीधर बोले, सम्मान बढ़े तो मन और झुकना चाहिए। बड़े पुत्र ने पूछा, पिताजी, आप थके नहीं? वे मुस्कुराए, जब कार्य केवल अपने लिए हो तो थकान जल्दी आती है, पर सेवा में शक्ति भी मिलती है। धीरे धीरे उनका घर भी बदलता जा रहा था। पहले जहां शिकायत थी, अब गर्व था। पहले दूरी थी, अब निकटता थी। अगले गुरुवार उन्होंने विशेष आभार दिवस रखा। प्रातः स्नान किया, पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु का स्मरण किया, गरीबों को भोजन कराया और कहा, हे पालनहार, आपने मुझे संकटों में गिरने नहीं दिया। मुझे ऐसा ही बनाए रखिए कि सफलता मुझे अंधा न करे। उनके भीतर अद्भुत शांति उतरी। पर जीवन अभी पूरी तरह सरल नहीं हुआ था। जहां सम्मान बढ़ता है, वहां ईर्ष्या भी फिर जन्म लेती है। कुछ लोग अब खुलकर नहीं, छिपकर विरोध सोचने लगे थे। और साथ ही धरणीधर के जीवन में धन संबंधी एक नया संकट आने वाला था। पुराने आरण, गलत निवेश और परिवार की आर्थिक परीक्षा के रूप में नई चुनौती निकट थी। भाग 6, धन का अप्रत्याशित संकट, पुराने लेखों का खुलासा, परिवार की चिंता, प्रतिष्ठा पर नया दबाव और धरणीधर की शांत बुद्धि की परीक्षा। भक्त धरणीधर ने जब राजमहल में जीवन बचाया और राज्य में फैले रोग संकट को नियंत्रित किया,
तो उनका सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया था। लोग उन्हें केवल वैद्य नहीं बल्कि राज्य का रक्षक मानने लगे थे। परंतु जीवन की परीक्षा कभी एक दिशा में नहीं आती। जैसे ही एक संकट शांत होता है, दूसरा किसी और रूप में सामने आ जाता है। कुछ सप्ताह शांति के बीते ही राज्य के कोषागार से एक गंभीर विषय सामने आया। पुराने वित्तीय लेखों की पुनः त्रैमासिक जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गईं। यह सीधे धरणीधर के नाम से जुड़े भंडार और औषधि आपूर्ति खातों से संबंधित थीं। प्रारंभ में यह केवल लेखा की भूल लग रही थी, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला अधिक उलझता गया। कुछ पुराने बिल, कुछ अधूरे हस्ताक्षर और कुछ अनियमित प्रविष्टियां सामने आने लगी। यह समाचार फैलते ही राजमहल में फिर हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, इतना सम्मान पाने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कुछ ने कहा, क्या यह वही धरणीधर हैं जिन्होंने रोग संकट में राज्य को बचाया था? धरणीधर को जब इस विषय की जानकारी मिली तो वे क्षण भर मौन रह गए। उनके भीतर आश्चर्य कम और गंभीरता अधिक थी। उन्होंने तुरंत सभी लेख मंगवाए और स्वयं जांच शुरू की। घर लौटकर उन्होंने पत्नी से कहा, फिर एक परीक्षा शुरू हो गई है। पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, क्या आपसे कोई गलती हुई है? धरणीधर ने शांत स्वर में कहा, गलती या साजिश यह अभी स्पष्ट नहीं है। उस रात वे देर तक अध्ययन करते रहे। पुराने रिकॉर्ड, हस्ताक्षर, समय सारिणी, सबका विश्लेषण करते रहे। धीरे धीरे उन्हें एक पैटर्न समझ आने लगा। जो अनियमितताएं थीं, वे उनके प्रत्यक्ष कार्यकाल से अधिक उन समयों की थीं जब भंडार का संचालन अस्थायी सहायकों के हाथ में था। कुछ प्रविष्टियां बदली गई थीं और कुछ लेख पीछे से संशोधित प्रतीत हो रहे थे। धरणीधर समझ गए कि यह केवल लेखा त्रुटि नहीं, बल्कि लापरवाही और संभवतः किसी के लाभ का परिणाम था। पर समस्या यह थी कि कागज पर नाम और जिम्मेदारी उन्हीं से जुड़ी हुई थी। अगले दिन उन्हें राजसभा में बुलाया गया। राजा गंभीर थे, सभा शांत थी। राजा ने कहा, धरणीधर, उस तुम पर विश्वास हमेशा रहा है, पर लेखों में जो विसंगतियां मिली हैं उनका उत्तर चाहिए। धरणीधर ने बिना घबराहट के सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं सत्य से नहीं भागता। यदि कोई भूल हुई है तो उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, पर पहले जांच पूरी होनी चाहिए। सभा में कुछ लोग उनकी शांति देखकर आश्चर्य में थे। एक मंत्री ने कहा, इतनी गंभीर स्थिति में भी आप इतने शांत कैसे हैं? धरणीधर बोले, जो व्यक्ति सत्य पर चलता है वह शोर से नहीं डरता। राजा ने जांच समिति नियुक्त की। जांच के दौरान धरणीधर ने स्वयं पूरा सहयोग दिया। उन्होंने हर रिकॉर्ड दिखाया, हर प्रश्न का उत्तर दिया और जहां उन्हें जानकारी नहीं थी वहां स्पष्ट कहा कि यह उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि कुछ वित्तीय प्रविष्टियां उनके अनुपस्थित समय में अन्य सहायकों द्वारा बदली गई थीं। एक पुराने सहायक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिसने बाद में स्वीकार किया कि उसने दबाव में कुछ गलत लेख संशोधित किए थे। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। धरणीधर निर्दोष सिद्ध हुए, पर यह अनुभव उनके लिए एक गहरी सीख लेकर आया था। राजा ने कहा, तुम पर लगा संदेह भी तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने उसे धैर्य से पार किया। पर इस पूरे घटनाक्रम ने धरणीधर को भीतर से झकझोर दिया था। वे समझ गए कि केवल ईमानदारी पर्याप्त नहीं होती, व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। घर लौटकर उन्होंने परिवार से कहा, आज मैंने सीखा कि विश्वास जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। उन्होंने तुरंत नई व्यवस्था लागू की। हर वित्तीय कार्य के लिए दोहरी पुष्टि प्रणाली, हर लेख का मासिक पुनरीक्षण, जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन और पारदर्शी रिकॉर्ड व्यवस्था। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वे केवल उपचारक नहीं बल्कि व्यवस्था निर्माता भी बनते जा रहे थे। पत्नी ने कहा, आप हर बार संकट से कुछ नया सीख लेते हैं। धरणीधर मुस्कुराए। संकट सिखाता है अगर हम सुनने को तैयार हों। उधर राज्य में भी यह स्पष्ट हो गया था
कि धरणीधर पर लगा संदेह अस्थायी था। जनता का विश्वास और मजबूत हो गया। पर कुछ दरबारी अब भी शांत नहीं थे। वे नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इसी बीच राज्य में एक नई चुनौती उठने वाली थी। इस बार रोग या धन की नहीं, बल्कि सीधे सत्ता और प्रभाव के संतुलन की। भाग 7। राज्य में बढ़ता तनाव, दरबार की राजनीति, ईर्ष्यालु विरोधियों की चालें, जनता का बदलता विश्वास और धरणीधर की धैर्य परीक्षा। भक्त धरणीधर का जीवन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर समाधान के बाद एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता था। धन संबंधी संदेह भी शांत हो चुका था, रोग संकट भी नियंत्रण में था और उनकी प्रतिष्ठा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। परंतु राजमहल की दीवारों के भीतर राजनीति कभी शांत नहीं रहती। कुछ दरबारी जो लंबे समय से उनके बढ़ते प्रभाव से असहज थे, अब धीरे धीरे सक्रिय होने लगे थे। वे खुलकर विरोध नहीं करते थे, पर अवसर खोजते रहते थे कि किस प्रकार धरणीधर की छवि पर प्रश्न उठाया जाए। उनका तर्क सरल था, यदि एक वैद्य इतना प्रभावशाली हो जाए तो राजा की सलाह पर भी उसका प्रभाव बढ़ सकता है। यह विचार धीरे धीरे दरबार के भीतर फैलने लगा। इसी समय राज्य में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई। कुछ क्षेत्रों में उपचार सेवाएं देर से पहुंच रही थीं और कुछ दूरस्थ गांवों में औषधियां समय पर नहीं पहुंच पा रही थीं। यह समस्या सामान्य थी, पर विरोधियों ने इसे बड़ा रूप देना शुरू किया। राज्यसभा में एक दिन प्रश्न उठाया गया, क्या धरणीधर की व्यवस्था में कमी नहीं है? कुछ गांवों में लोग अभी भी असंतुष्ट हैं। धरणीधर को सीधे दोषी नहीं कहा गया, पर संकेत स्पष्ट था। राजा ने उन्हें बुलाया। सभा में वातावरण गंभीर था। राजा बोले, तुम्हारी सेवा से राज्य को लाभ हुआ है, पर कुछ क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं। धरणीधर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, पर यदि अनुमति हो तो मैं स्वयं उन क्षेत्रों का निरीक्षण करना चाहूंगा। सभा में कुछ लोग आश्चर्य में थे कि वे बचाव नहीं कर रहे अशिष्यों से, बल्कि जांच स्वयं मांग रहे हैं। राजा ने अनुमति दी। धरणीधर ने बिना देरी किए अपने सहायकों के साथ उन गांवों की यात्रा शुरू की। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह पूरी तरह अलग था। समस्या केवल औषधि की नहीं थी, बल्कि संचार व्यवस्था, मार्ग की कठिनाई और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही भी थी। कई स्थानों पर दवाइयां पहुंची ही नहीं थीं क्योंकि रास्ते टूटे हुए थे। कुछ जगहों पर स्थानीय कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे थे। धरणीधर ने किसी को तुरंत दोष नहीं दिया। उन्होंने पहले स्थिति को समझा, फिर उन्होंने 3 स्तर पर कार्य शुरू किया। 1. आपूर्ति मार्ग को पुनः व्यवस्थित किया। 2. स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। 3. और शिकायत सीधे राज्यसभा तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई। उन्होंने जनता से सीधे बात की। लोग पहले से परेशान थे, पर जब उन्हें लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है तो उनका विश्वास लौटने लगा। कुछ दिनों में स्थिति बेहतर होने लगी, परंतु इस यात्रा के दौरान धरणीधर को एक और सत्य समझ आया। सिर्फ व्यवस्था ही नहीं, लोगों के बीच विश्वास भी कमजोर हो रहा था और इसे ठीक करना सबसे कठिन कार्य था। राजधानी लौटने पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट राजा को दी। राजा संतुष्ट हुए, पर दरबार के कुछ लोग असंतुष्ट थे क्योंकि उनकी बनाई हुई नकारात्मक छवि फिर टूट गई थी। एक दरबारी ने धीमे स्वर में कहा, यह व्यक्ति हर बार संकट को अपने पक्ष में बदल लेता है। दूसरे ने कहा, इसे रोकना आसान नहीं। अब विरोध केवल शब्दों में नहीं रहा, वह रणनीति में बदलने लगा था। इसी बीच धरणीधर के भीतर भी परिवर्तन चल रहा था। वे समझने लगे थे कि केवल चिकित्सा और सेवा पर्याप्त नहीं, बल्कि व्यवस्था की गहराई में जाना आवश्यक है। उन्होंने अपने कार्य में नए सुधार किए। दूरस्थ गांवों के लिए विशेष आपूर्ति दल, शिकायत निवारण समय सीमा और मासिक निरीक्षण प्रणाली, यह सब धीरे धीरे राज्य को अधिक व्यवस्थित बना रहा था। घर में भी स्थिति स्थिर थी। परिवार अब उनके कार्य को समझने लगा था। पत्नी अब चिंता नहीं करती थी, बल्कि सहयोग करती थी।
पुत्र अब उनके साथ काम सीखने लगे थे। एक संध्या बड़े पुत्र ने पूछा, पिताजी, हर बार विरोध क्यों बढ़ जाता है? धरणीधर ने उत्तर दिया, क्योंकि सुधार हमेशा पुराने स्वार्थों को चुनौती देता है। यह बात पुत्र के मन में बैठ गई। उधर राजमहल में विरोधी अब नई योजना बना रहे थे। वे जानते थे कि सीधा आरोप काम नहीं करेगा, इसलिए अब वे किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे धरणीधर पर पुनः प्रश्न उठाया जा सके। और वह अवसर बहुत दूर नहीं था। भाग 8। अचानक आया अकाल का संकट, जनता की भूख प्यास, दरबार में घबराहट, विरोधियों की नई चाल और धरणीधर की दूरदर्शी योजना। भक्त धरणीधर के जीवन में एक बार फिर ऐसा समय आया जब राज्य की समस्याएं सामान्य नहीं रहीं। कुछ ही समय में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। वर्षा समय पर नहीं हुई, खेत सूखने लगे, अनाज की पैदावार घटने लगी और धीरे धीरे राज्य में अन्न संकट की आहट फैलने लगी। पहले यह केवल अफवाह जैसी लगी, पर कुछ ही हफ्तों में स्थिति गंभीर हो गई। बाजारों में अनाज की कीमतें बढ़ने लगीं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भोजन की तलाश में शहर की ओर आने लगे और गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होने लगा। राजधानी में भी चिंता फैल गई। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। सभा में मंत्री अलग अलग सुझाव देने लगे। कोई कह रहा था अनाज बाहर से मंगाया जाए, कोई कह रहा था कर बढ़ाया जाए, तो कोई कह रहा था सख्ती से वितरण नियंत्रित किया जाए, पर किसी के पास स्पष्ट समाधान नहीं था। तभी राजा ने धरणीधर की ओर देखा। तुम क्या कहते हो? राजा ने पूछा। धरणीधर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह केवल वितरण का संकट नहीं है, यह प्रबंधन और पूर्व तैयारी की परीक्षा है। सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, यदि हम अभी केवल बाजार से अनाज मंगाएंगे तो समस्या कुछ समय के लिए टल जाएगी, पर समाप्त नहीं होगी। हमें 3 स्तर पर काम करना होगा: संग्रह, नियंत्रण और सहयोग। राजा ने उन्हें पूरी जिम्मेदारी दे दी। धरणीधर ने तुरंत योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने राज्य के सभी गोदामों की जांच करवाई। जहां भी अतिरिक्त अनाज था उसे एकत्र किया गया। उन्होंने निजी व्यापारियों से बातचीत की और उन्हें उचित मूल्य पर सहयोग के लिए प्रेरित किया। दूसरा, उन्होंने राशन व्यवस्था को व्यवस्थित किया। किसी भी व्यक्ति को अनाज का अपव्यय न हो, इसके लिए नियम बनाए गए, पर कठोरता नहीं रखी गई, वो सीधी बल्कि समझाइश दी गई। तीसरा, उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किया जहां अभी स्थिति इतनी खराब नहीं थी। वहां से सहायता लेकर कमजोर क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की। पर सबसे महत्वपूर्ण कदम उन्होंने यह उठाया कि गरीबों के लिए विशेष भोजन केंद्र बनाए जाएं, जहां बिना भेदभाव भोजन मिल सके। कुछ दरबारी इस पर असंतुष्ट थे। एक ने कहा, इतने बड़े स्तर पर मुफ्त भोजन देना राज्य को कमजोर करेगा। धरणीधर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि जनता ही नहीं बचेगी, तो राज्य का अर्थ क्या रहेगा? यह उत्तर सभा में गूंज गया। राजा ने उनकी योजना का समर्थन किया। धीरे धीरे व्यवस्था लागू होने लगी। शुरुआत में कठिनाई आई, पर धरणीधर स्वयं हर व्यवस्था की निगरानी करते रहे। वे गोदामों का निरीक्षण करते, वितरण केंद्र देखते और लोगों से सीधे संवाद करते। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी समस्या केवल अन्न की कमी नहीं बल्कि डर और अफवाह थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अकाल वर्षों तक चलेगा, कुछ कह रहे थे कि राज्य दिवालिया हो जाएगा और कुछ लोग लूटपाट की बातें फैला रहे थे। धरणीधर ने समझ लिया कि यदि मन में भय रहेगा तो व्यवस्था कभी स्थिर नहीं हो सकती। उन्होंने नगर में जाकर लोगों से कहा, संकट वास्तविक है पर अजेय नहीं। यदि हम संयम और सहयोग रखें तो इसे पार किया जा सकता है। उनकी शांत वाणी का लोगों पर प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे स्थिति नियंत्रित होने लगी। जो लोग पहले भोजन के लिए चिंतित थे अब व्यवस्था से संतुष्ट होने लगे। परंतु विरोधियों ने इस संकट को भी अवसर की तरह देखा। वे कहने लगे, यह सब केवल अस्थायी उपाय हैं। यदि यह व्यक्ति इतना सक्षम है
तो संकट आया ही क्यों? उन्होंने दरबार में माहौल बनाने की कोशिश की कि धरणीधर की व्यवस्था भी पूर्ण नहीं है, पर इस बार राजा स्वयं उनके पक्ष में थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संकट में समाधान देता है वही वास्तविक योग्य होता है। धरणीधर ने इस पूरे समय एक बात सीखी कि संकट केवल समस्या नहीं होता, वह नेतृत्व की परीक्षा होता है। उन्होंने अपने घर में भी साधारण जीवन अपनाया, अनावश्यक खर्च बंद किया, सरल भोजन किया और जो भी संसाधन था उसे पहले जरूरतमंदों के लिए समर्पित किया। पत्नी ने पूछा, आप इतने सख्त क्यों हो गए हैं? धरणीधर ने कहा, जब बाहर लोग भूखे हों तो भीतर आराम उचित नहीं लगता। यह सुनकर पत्नी शांत हो गई। कुछ ही महीनों में स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। वर्षा लौटने के संकेत मिलने लगे, भंडार संतुलित हो गए और बाजार फिर से सामान्य होने लगे। राज्य ने राहत की सांस ली। राजा ने खुले दरबार में कहा, इस संकट में यदि कोई सबसे बड़ा सहारा रहा तो वह धरणीधर हैं। सभा में तालियां गूंज उठीं, पर धरणीधर शांत रहे। उन्हें पता था कि संकट खत्म हुआ है, पर जीवन की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। दरबार में विरोध अभी भी जीवित था और अब वे किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। भाग 9। अकाल के बाद की शांति, बढ़ता सम्मान, दरबार की गहरी राजनीति, पुराने विरोधियों की नई चाल और धरणीधर की बढ़ती जिम्मेदारियां। भक्त धरणीधर ने जिस धैर्य और बुद्धिमत्ता से अकाल के संकट को संभाला था, उसके बाद पूरे राज्य में उनका सम्मान और भी बढ़ गया। लोग अब उन्हें केवल राजवैद्य नहीं, बल्कि संकट मोचक और व्यवस्था सुधारक के रूप में देखने लगे थे। जहां पहले भय और अस्थिरता थी, वहां अब धीरे धीरे स्थिरता लौट आई थी। राजा भी धरणीधर पर पहले से अधिक विश्वास करने लगे थे। हर महत्वपूर्ण निर्णय में अब उनकी राय ली जाती थी। इससे राज्य को लाभ तो हो रहा था, लेकिन दरबार के कुछ पुराने लोग इस बढ़ते प्रभाव से असहज होने लगे थे। अकाल समाप्त होने के बाद भी धरणीधर के कार्य कम नहीं हुए थे। अब उनके पास नई जिम्मेदारी थी, राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को स्थायी रूप से सुधारना। उन्होंने गांव-गांव में औषधालयों की व्यवस्था शुरू की, प्रशिक्षित सहायकों की नियुक्ति की और बीमारियों की जानकारी समय पर राजमहल तक पहुंचाने की प्रणाली बनाई। यह एक बड़ा सुधार था, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होने लगी। परंतु जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे कुछ दरबारी असंतोष भी बढ़ा रहे थे। वे सोचते थे कि यदि यह क्रम चलता रहा तो धरणीधर का प्रभाव राजा के बराबर हो सकता है। इसी सोच के साथ धीरे धीरे एक नई राजनीति जन्म लेने लगी। एक दिन राज्यसभा में फिर से एक मुद्दा उठाया गया। कुछ दूरस्थ क्षेत्रों से शिकायत आई थी कि नई व्यवस्था के कारण स्थानीय छोटे अधिकारियों की भूमिका कम हो रही है। इस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। एक दरबारी ने कहा, लगता है कि सारी व्यवस्था एक व्यक्ति के नियंत्रण में आ रही है। दूसरे ने जोड़ा, क्या यह राज्य के लिए उचित है? यह सुनकर सभा में हल्की हलचल हुई। राजा ने धरणीधर की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कहते हो? धरणीधर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अपायसी। कोई भी व्यवस्था तभी सफल होती है जब वह एक व्यक्ति पर नहीं, प्रणाली पर आधारित हो। यदि कहीं ऐसा भ्रम है कि नियंत्रण अधिक केंद्रीकृत हो रहा है, तो मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूं। उनका उत्तर संतुलित था, पर दरबार के कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि वे हर बार स्थिति को अपने पक्ष में कर लेते हैं। धीरे धीरे विरोधियों ने एक नई रणनीति बनानी शुरू की। अब वे सीधे आरोप नहीं लगाते थे, बल्कि व्यवस्था में छोटी छोटी कमियां ढूंढकर उन्हें बड़ा दिखाते थे। इसी बीच धरणीधर पर कार्यभार और बढ़ गया। अब वे केवल वैद्य नहीं थे, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य नीति, आपूर्ति व्यवस्था और ग्रामीण चिकित्सा संरचना के सलाहकार बन चुके थे। उनका दिन अब और व्यस्त हो गया था। सुबह से शाम तक गांवों का निरीक्षण, रोगियों की देखभाल, रिपोर्ट तैयार करना और राजमहल में बैठकों में भाग लेना सब चलता रहता था। घर में फिर से उनकी अनुपस्थिति महसूस होने लगी थी, पर इस बार परिवार पहले जितना असंतुष्ट नहीं था।
वे समझने लगे थे कि उनका कार्य केवल एक नौकरी नहीं बल्कि सेवा है। पत्नी अब धैर्य रखती थी, पर कभी कभी कहती, आप फिर वही जीवन जी रहे हैं, बस नाम बदल गया है। धरणीधर मुस्कुराकर कहते, इस बार मैं भाग नहीं रहा, व्यवस्था बना रहा हूं। इसी दौरान राज्य में एक और बदलाव आया। धरणीधर के बनाए हुए स्वास्थ्य केंद्रों का असर दिखने लगा था। रोगियों की संख्या कम होने लगी, दवाओं की पहुंच बेहतर हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। यह देखकर राजा प्रसन्न थे, पर कुछ दरबारी चिंतित थे। वे सोचते थे कि यदि धरणीधर की व्यवस्था इतनी सफल हो गई तो उनकी भूमिका और छोटी हो जाएगी। इसी कारण अब वे कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे थे जिससे धरणीधर की छवि पर प्रश्न उठाया जा सके। एक दरबारी ने कहा, हर व्यवस्था की एक सीमा होती है, यदि इसे चुनौती दी जाए तो इसकी कमजोरी सामने आ जाएगी। दूसरे ने कहा, हमें सही समय का इंतजार करना होगा, और वह समय बहुत दूर नहीं था। उधर धरणीधर अपने कार्य में पूरी निष्ठा से लगे थे। उन्हें अभी यह आभास नहीं था कि उनके सामने आने वाला संकट केवल व्यवस्था का नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा परीक्षण बनने वाला है। भाग 10। दरबार की गहरी साजिश, झूठे पत्रों का खेल, प्रतिष्ठा पर सीधा हमला और धरणीधर की सत्य परीक्षा की सबसे कठिन घड़ी। भक्त धरणीधर के जीवन में अब तक जितने भी संकट आए थे, वे या तो रोग से जुड़े थे या व्यवस्था से या धन से। पर इस बार जो वातावरण बन रहा था वह पहले से अधिक खतरनाक था, क्योंकि यह सीधे उनकी प्रतिष्ठा और ईमानदारी को तोड़ने की कोशिश थी। दरबार के कुछ असंतुष्ट लोग अब खुलकर नहीं बल्कि छिपकर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि धरणीधर हर संकट को शांत बुद्धि से हल कर लेते हैं, इसलिए अब सीधा आरोप काम नहीं करता था। इस बार उन्होंने एक नया रास्ता चुना, लिखित प्रमाणों का खेल। कुछ पुराने पत्र और आदेश अचानक राजकोष में मम मिले, जिनमें ऐसा संकेत था कि धरणीधर ने कुछ औषधि सामग्री को निजी उपयोग या बाहरी व्यापार के लिए अनुमति दी थी। पत्रों पर उनकी मुहर और हस्ताक्षर जैसे दिखाए गए थे। यह समाचार जैसे ही फैला, राजमहल में फिर से हलचल मच गई। कुछ दरबारी तुरंत बोले, अब तो प्रमाण सामने है, अब इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ने कहा, इतने वर्षों की सेवा के बाद भी यह कैसे संभव है? धरणीधर को जब यह बात बताई गई तो वे क्षण भर के लिए स्थिर हो गए। यह पहली बार था जब मामला केवल संदेह नहीं बल्कि कागजी प्रमाण से जैसा दिख रहा था। उन्होंने बिना देर किए सभी दस्तावेज मंगवाए। पहली नजर में पत्र असली लग रहे थे। राजसी मुहर, हस्ताक्षर, तारीखें सब मौजूद थीं। पर धरणीधर ने तुरंत बारीकी से जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि लेखन शैली में हल्का अंतर था, स्याही के रंग में असमानता थी और कुछ शब्दों की बनावट उनके सामान्य लेखन से भिन्न थी। उन्हें समझ आने लगा कि यह साधारण गलती नहीं बल्कि सावधानी से रची गई साजिश है। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी थी, क्योंकि केवल संदेह नहीं बल्कि प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे थे। राजा ने तत्काल उन्हें दरबार में बुलाया। सभा में वातावरण पहले से अधिक गंभीर था। हर कोई चुप था। राजा ने कहा, धरणीधर, इन पत्रों में तुम्हारा नाम और मुहर है, तुम क्या कहते हो? सभा में सभी की दृष्टि उन पर टिक गई। धरणीधर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि यह मेरा ही लिखा होता तो मैं स्वीकार करता, पर यह मेरे द्वारा नहीं लिखा गया। सभा में हल्की हलचल हुई। एक मंत्री ने कहा, पर मुहर तो आपकी ही है। धरणीधर ने उत्तर दिया, मुहर की नकल की जा सकती है पर सत्य की नहीं। उनका यह उत्तर कुछ लोगों को शांत कर गया, पर विरोधियों को और बेचैन कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि इस मामले की गहन जांच होगी। जांच शुरू हुई तो कई परतें खुलने लगीं। पहले यह पता चला कि कुछ पुराने दस्तावेजों की सुरक्षा में लापरवाही हुई थी। फिर यह सामने आया कि कुछ कर्मचारी जिन्हें रिकॉर्ड संभालने की जिम्मेदारी थी, वे बाहरी दबाव में आकर गलत तरीके से दस्तावेजों को बदल रहे थे। एक युवा लिपिक अंततः टूट गया और उसने स्वीकार किया
कि उस पर दबाव डाला गया था कि वह धरणीधर के नाम से कुछ नकली पत्र तैयार करे। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा क्रोधित हुए। यह षड्यंत्र किसने किया? परंतु नाम तुरंत सामने नहीं आया। धरणीधर ने इस पूरे समय एक भी शब्द क्रोध का नहीं कहा। वे केवल देख रहे थे कि सत्य कैसे धीरे धीरे सामने आता है। जांच आगे बढ़ी और अंततः यह स्पष्ट होने लगा कि यह पूरा खेल दरबार के ही कुछ उच्च पदस्थ लोगों ने मिलकर रचा था, जो उनके बढ़ते प्रभाव से असंतुष्ट थे। जब सत्य सामने आया तो राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि दोषियों को कठोर दंड दिया जाए और सभी झूठे दस्तावेज नष्ट किए जाएं। सभा में राजा ने कहा, धरणीधर केवल वैद्य नहीं बल्कि सत्य के रक्षक हैं। इस बार उनकी प्रतिष्ठा पहले से भी अधिक मजबूत हो गई। पर धरणीधर के भीतर कोई अहंकार नहीं था। घर लौटकर पत्नी ने कहा, इतने बड़े आरोप के बाद भी आप शांत कैसे रहे? धरणीधर बोले, क्योंकि सत्य को बचाने के लिए क्रोध नहीं, धैर्य चाहिए। पर यह घटना उनके लिए एक और सीख छोड़ गई थी कि जितना ऊंचा स्थान होता है उतनी ही बड़ी साजिशें भी होती हैं। उन्होंने अपने कार्य में एक नया नियम जोड़ दिया। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की दोहरी सुरक्षा, हर आदेश का स्वतंत्र सत्यापन और हर निर्णय का लिखित प्रमाण। अब वे केवल सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि व्यवस्था को स्थायी रूप से सुरक्षित भी बना रहे थे। पर विरोधियों का मन अब भी शांत नहीं हुआ था। वे समझ चुके थे कि सीधे आरोप और दस्तावेज का खेल भी विफल हो गया है। अब वे एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे जहां भावनाएं, परिवार और व्यक्तिगत जीवन को निशाना बनाया जा सके। भाग 11। परिवार पर पहली चोट, पुत्रों का भविष्य संकट, भावनात्मक टूटन की परीक्षा और धरणीधर के जीवन का सबसे कठिन संतुलन। भक्त धरणीधर अब राज्य में केवल एक अधिकारी नहीं रहे थे। वे एक ऐसी शख्सियत बन चुके थे जिन पर पूरा राज्य निर्भर करने लगा था। रोग हो, अकाल हो, व्यवस्था हो या प्रशासन, हर जगह उनका नाम समाधान के रूप में सामने आता था। पर इसी बढ़ती प्रसिद्धि के बीच विरोधियों ने अब नया रास्ता चुना था। व्यक्ति नहीं, परिवार को निशाना बनाना। धरणीधर के बड़े पुत्र, जो अब युवा हो चुके थे, राज्य के लेखा विभाग में प्रशिक्षण ले रहे थे। वे अपने पिता की तरह ही ईमानदार और शांत स्वभाव के थे, पर अनुभव अभी कम था। छोटे पुत्र अध्ययन कर रहे थे और अपने पिता को आदर्श मानते थे। एक दिन अचानक लेखा विभाग में कुछ पुराने रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई और उसमें अनजाने में बड़े पुत्र का नाम सामने आ गया। यह गड़बड़ी वास्तविक भूल थी, पर विरोधियों ने इसे तुरंत बड़ा मुद्दा बना दिया। दरबार में चर्चा होने लगी, क्या धरणीधर के परिवार में भी अब अनियमितता शुरू हो गई है? यह समाचार जैसे ही धरणीधर तक पहुंचा, उनके भीतर पहली बार गहरी बेचैनी उठी। यह संकट स्वयं पर नहीं बल्कि उनके पुत्र पर था। उन्होंने तुरंत पूरे मामले की जांच करवाई। बड़े पुत्र ने स्वयं कहा, पिताजी, पिताजी, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। यह लेखा त्रुटि है जिसे मैं भी समझ नहीं पाया। धरणीधर ने बिना क्रोध के उसे देखा और बोले, सत्य बोलने के साथ साथ सत्य को सिद्ध करना भी सीखना होगा। उन्होंने स्वयं सभी रिकॉर्ड देखे, प्रशिक्षण अधिकारियों से बात की और पुराने दस्तावेजों की जांच की। धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। परंतु दरबार में कहानी पहले ही फैल चुकी थी। विरोधियों ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया कि धरणीधर का परिवार भी अब अपारदर्शी हो रहा है। राजा ने धरणीधर को फिर बुलाया। सभा में वातावरण गंभीर था, पर इस बार स्वर कठोर नहीं था बल्कि चिंता भरा था। राजा बोले, तुम्हारे पुत्र का नाम सामने आया है, क्या तुम इस पर कुछ कहना चाहोगे? धरणीधर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं अपने पुत्र के चरित्र पर उतना ही विश्वास करता हूं जितना अपने कर्म पर हर विश्वास को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सभा में हलचल थी, पर उनका आत्मविश्वास स्पष्ट था। जांच के बाद सत्य सामने आ गया
कि यह केवल रिकॉर्डिंग सिस्टम की गलती थी और कुछ कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम था, जिसे कुछ लोगों ने जानबूझकर बड़ा बना दिया था। जब सत्य सिद्ध हुआ तो बड़े पुत्र की प्रतिष्ठा बच गई, पर इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया।